अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। इंतखाबात को अब कल जो है 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो लिहाजा इस मौके को हर कोई अपनी तरफ से कमेमोरेट करना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि जावेद लतीफ़ साहब ने यौम स्याह का ऐलान किया था, जबकि ये कि वो PMLN के बड़े दरीना साथी हैं, लेकिन फिर भी वो यौम स्याह मना रहे थे और PTI के साथ आवाज़ में ला रहे थे, चूँकि PTI भी यौम स्याह मना रही है और पूरे सूबे की सतह पर KP में यौम स्याह मनाया जा रहा है। लेकिन वो जावेद लतीफ़ साहब ने वो अपनी जो स्टेटमेंट थी वो शायद उनकी पार्टी ने उनको कोई जोर दिया होगा कि क्या, लेकिन उन्होंने अपनी कॉल यौम स्याह की वापस ले ली है। और अब दूसरी इसमें यही कवरेज इस बात की करते हैं कि एक तरफ यौम स्याह है, दूसरी तरफ यौम तामीर व तरक्की ये हुकूमत मना रही है। दोनों का एक मवाजना करेंगे, एक तकाबली जायज़ा लेंगे कि कौन कहाँ पर खड़ा है 1 साल इलेक्शंस को मुकम्मल होने पे, और आगे होने क्या जा रहा है जब इलेक्शंस को मुकम्मल होने के बाद अब दूसरा साल का आगाज़ है, क्योंकि अब अग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग और अपोजिशन का इत्तेहाद, ये कुछ अग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं जिनकी तरफ अपोजिशन जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इस पूरी चीज़ को एक तरह से इन स्पिरिट तो लीड कर रही है। शायद वैसे तो पूरे इत्तेहाद जो अलायंस है उसको गालिबन शायद खाकान साहब लीड करेंगे, लेकिन ये कि जो वैसे इन स्पिरिट इसको लीड कर रहे हैं वो PTI लीड कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अहम प्रॉब्लम है नाज़रीन, क्योंकि जो ब्लैक डे मना रहे हैं और वो KP में बिलखुसूस उसको मनाया जा रहा है, वहाँ की क़यादत के हवाले से PTI के अपने लोग खासे सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। पिछले हफ्ते हमने कवर किया कि जुनैद अकरम साहब ने जो एक चार्जशीट लगाई है जनाब गंडापुर साहब पे, वज़ीर आला KP पर, अब इसमें मज़ीद इजाफा इस बात का हो गया कि आज़म स्वाति साहब भी एक अपनी फ्रेश चार्जशीट के साथ सामने आए हैं अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब। ये कैसे मुमकिन है नाज़रीन कि जिस जगह पर यौम स्याह, जिस पूरे सूबे में यौम स्याह मनाए जाना है और जिस शख्स ने उसकी क़यादत करनी है, अपनी पार्टी के लोग उस शख्स के ख़िलाफ़ एक बिल्कुल एक डिसेंटिंग नोट और एक बगावत जो है बगावत का अलम बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये PTI से पूछना लाजिम व मलजूम है। दूसरी तरफ हुकूमत से भी पूछना लाजिम व मलजूम है कि 1 साल में बहुत सारे लोगों को हुकूमत ने नाराज़ किया। पीपल्स पार्टी नाराज़ है, MQM नाराज़ है, मीडिया, जुडिशरी, कई सारे वो सेगमेंट्स हैं माशरे के, सियासत के, जो कि मुस्लिम लीग नून से बिलखुसूस नाराज़ हैं। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून को कॉन्फिडेंस है कि 1 साल क्या, अगले 5 साल तक हमें कोई हिला नहीं सकता। इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह है? ये 1 पेज थ्योरी है या कुछ और है, या अपनी परफॉर्मेंस पर एतमाद है? ये पूछने की एक हकीकतन कोशिश करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी। लेकिन बहरहाल इस हवाले से हमारे पास जो चंद चीज़ें हैं वो मुलाहिजा कीजिएगा, फिर फौरी तौर पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करते हैं। हुकूमत का नाज़रीन 1 साल और इंतखाबात का बहरहाल 1 साल। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह और वफाकी हुकूमत ने 8 फरवरी को मुल्क में यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान किया। हुकूमत का ये 1 साल सियासी लिहाज से भी हलचल से भरपूर रहा है, जबकि अदालती महाज पर भी 26वीं आईनी तरमीम ने खूब सियासी जो गर्मी है वो मचाई और उसमें इजाफा हुआ। जो ये जजेस का जो कुछ तबादले हुए हैं, हुकूमत ने अपने 1 साल में 26वीं आईनी तरमीम और मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट जैसे कवानीन पास किए। मईशत पर नज़र डाली जाए तो मईशत के हवाले से नाज़रीन हुकूमत के लिए कुछ यहाँ पर बोनस ब्राउनी पॉइंट्स हैं, क्योंकि मईशत पर हुकूमत यही क्लेम कर रहे हैं और वो ये फिगर्स में भी यही चीज़ है कि कुछ बेहतरी के आसार मौजूद हैं। डॉलर में इस्तेहकाम है। फरवरी 2024 में जो डॉलर था वो 279.1 रुपये का था, जबकि फरवरी 2025 में यही चीज़, ये सिर्फ एक आदाद शुमार है, डॉलर जो है वो 278.95 रुपये का है। यानी कि यहाँ पर इस्तेहकाम है, डॉलर की कदर मुस्तहकम रही है। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 29% तक का इजाफा हुआ है। और महंगाई में कमी, जिसके ऊपर हुकूमत बहुत क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, गुज़िश्ता साल फरवरी में महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार थी वो 23% के करीब थी, जबकि जनवरी 2025 के आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह जो है 2.41% से बढ़ी है। शरह सूद में भी इसकी वजह से नुमाया कमी है और पिछले साल फरवरी में जो शरह सूद 17.5% थी, वही डिस्काउंट रेट अब इस वक्त कम होकर 12% पर आ गया है। ये कुछ जगहों पर कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास, लेकिन नाराज़ जो सेगमेंट्स हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह से हुकूमत ने कई लोगों को नाराज़ किया है, अपने इत्तेहादियों को भी नाराज़ किया है, लेकिन हुकूमत को कॉन्फिडेंस है कि कोई भी उनका बाल बिका नहीं कर सकता। इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या राज है? फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन करते हैं, PTI के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर मामले पर अपनी जमात का बेबाक मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। बहुत खुशामदीद सर आपको। और निहाल हाशमी साहब नाज़रीन PMLN के स्टॉलवर्ट, तमाम तर मौक़िफ़ अपने जमात के हवाले से हमारे साथ रखेंगे और रहनुमाई हमारी करेंगे। आपको भी बहुत खुशामदीद। निहाल साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। क्या मामला है आपको? सर कॉन्फिडेंस बहुत है और ये नाराज़ तो आपने कई लोगों को किया है, खफा आपसे कई लोग हैं, मीडिया है, जुडिशरी है, पीपल्स पार्टी, MQM,
लेकिन ऐसा लगता है कि आपको फिर भी बहुत एतमाद है, पुरएतमाद हैं आप। और मोहसिन नकवी साहब की तो माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने काफ़ी तारीफ़ें की हैं, जबकि मुझे याद पड़ता है कि जब इलेक्शंस फौरी तौर पर हुए थे और जनाब मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला बने थे, तब राना सनाउल्लाह साहब और आपकी जमात से कई लोग थे जो कि बहुत तनकीद करते थे। हनीफ अब्बासी साहब भी हमारे प्रोग्राम्स में तनकीद करते रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के आगे तो हमारे पर जलते हैं, लेकिन आज लगता है आपकी दोस्ती हो गई है। मोना, बहुत सारी बातों का आपने अपने इंट्रो में ही बता दिया हमारे बारे में, मगर फिर उसको मैं फर्दर स्ट्रेंथन ये कर रहा हूँ कि हमें यकीन है अपने अल्लाह पे, हमें यकीन है अपने अवाम पे, और हमें यकीन है अपने मंशूर और जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने पास्ट में जो इस मुल्क की खिदमत की है और जो इस निज़ाम की खिदमत की है उस पर, और जो इस अवाम की खिदमत की है उस पर हमें यकीन है कि हमारे लोग हमसे प्यार करते हैं। और हम इसी यकीन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम इस मुल्क को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, खा वो दिफाई हो, खा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, खा वो सीपैक जैसे मंसूबे हो, खा न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, खा वो मिसाइल प्रोग्राम हो। किसी भी मुल्क में और किसी भी सियासी जमात जब पार्टी जीतती है, इलेक्शन में आती है, तो उनका अव्वलीन काम होता है लोगों के जान और माल की हिफाजत करे, उनको निहाल साहब, अगर आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो फिर तो ये सवाल बनता है कि आपसे इतने सारे लोग नाराज क्यों हैं? जुडिशरी आपसे नाराज है, मीडिया आपसे नाराज है, पीपल्स पार्टी, आपके सूबे की दो पार्टियां इतनी बड़ी आपकी इत्तेहादी आपसे नाराज है, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम दोनों। नहीं, अगर पीपल्स पार्टी हमारे से नाराज हो तो इसको नाराजगी नहीं कहते, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पे होता है। और जमहूरियत में ये होता है, इसको इख्तलाफात कहते हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट, इशू टू इशू इख्तलाफात कहते हैं। इसमें नाराजगी नहीं है हमारे साथ, वो हमारे साथ बैठते हैं। आज भी चाइना में प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ पूरी गवर्नमेंट की कैबिनेट गई हुई है, तो ये अगर नाराज होते तो हम एक साथ क्यों जाते चाइना में? एमक्यूएम के दोस्त हमारे साथ कैबिनेट में बैठे हुए, क्यों नाराज होते? नहीं है नाराज, मगर हाँ, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, उनके इख्तलाफी पॉइंट, हमारे अपने इख्तलाफी पॉइंट है। दोनों ने कहा है कि आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेंगे, तो अब बाय बाय समझे, आइंदा आपके साथ कोई दोस्ती इल्हाक नहीं होगा। ये गवर्नर पंजाब ने भी ऐलान कर दिया है पीपल्स पार्टी के, और एमक्यूएम से भी खालिद मकबूल साहब ने भी कहा है कि मैं तो वैसे ही मकबूल हूँ कि मैं छोड़ के भाग जाता हूँ और चला जाता हूँ, जहाँ मुझे लगे कि चीज़ ठीक नहीं है मैं फौरन वहाँ से अपना ताल्लुक कतई कर लेता हूँ। तो आपको भी उन्होंने दे दी है वार्निंग। देखिए, कुछ बयानात हमारे आपके दोस्तों के लिए, आपके लिए भी होता है ना, कुछ बयानात होता है। अच्छा, हमारे लिए आपने भी तो प्रोग्राम करना होता है, मगर खालिद साहब भी एक बड़े सीजन सियासतदान है, और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने तमाम उतार चढ़ाव देख चुकी है। और मैं जो नाराजगी है, तो नाराज रहते हैं, हमेशा एक शोबा नाराज रहता है, मगर अब जरूरत इस बात की कि हम बहैसियत कौम आगे बढ़े। हमें 2047 में पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान अपना 100वां जश्न मना रहा होगा जन्म का, उस वक्त हमें पाकिस्तान को एक बहुत मजबूत और तवाना पाकिस्तान करना है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने राना मशहूद साहब को स्पेशल टास्क दिया हुआ कि पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के ऊपर फोकस करो, नौजवानों के ऊपर फोकस करो, नौजवानों को हुनरमंदी दो, उनको रोजगार दो, उनके लिए मैक्सिमम फैसिलिटेट करो। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, हर वक्त लड़ने से काम और मसाइल हल नहीं होते हैं, नाराज सब होते हैं, हम उनको मना भी लेंगे और इंशाल्लाह मना भी लेंगे हम उनको। हर कोई नाराज, घर में भी आप देखें, अगर मियाँ बीवी है, बीवी बच्चे हैं, भाई बहन है, तो उनके आपस में भी मुख्तलिफ चीजों पे इश्यूज पे नाराजगी रहती है, और बैठ करके हम उसे रिजॉल्व भी कर लेते हैं, और इंशाल्लाह हम रिजॉल्व कर लेंगे। इसीलिए पार्लियामेंट रखा गया है, पार्लियामेंट में सारे पार्टी की नुमाइंदगी होती है, वो आके बैठते हैं और बैठ के अपने अपने इश्यूज को रेस करते हैं। तो वो अपने इत्तेहादियों के हवाले से तो आपने उम्मीद का इजहार कर दिया कि उनको आप मना लेंगे, और उनकी नाराजगी घर वालों की नाराजगी जैसी है, लेकिन वो पीटीआई वाले, वो वाली जो नाराजगी है वो अगले नहज पर जा चुकी है, उस पर क्या हिकमत अमली है, या आपको लगता है कि हिकमत अमली की ज़रूरत ही नहीं है? ये मैं आपसे जानूंगी, बट फिरदौस साहब पहले आप फरमाइएगा। आपने सुना निहाल साहब कहते हैं जो परफॉर्मेंस है, और ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहिबा की मिसाली, उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है जितनी अच्छी उनकी कारकर्दगी है बतौर वज़ीर आला पंजाब के। एक इसके ऊपर फरमाइएगा। वो कहते हैं ये वजह है कॉन्फिडेंस की। अब आप यौम स्याह मना रहे हैं, दूसरी तरफ और रिगार्डिंग योर पार्टी सर, यौम स्याह आप लोग मना रहे हैं, लेकिन आज़म स्वाति साहब ने उन्होंने बात की है जिनकी क़यादत में आपने यौम स्याह मनाना है, यानी गंडापुर साहब के, उन्हीं के ऊपर आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हैं, उनके ऊपर ही आप लोगों ने एक अपना एक पास खोल दिया है। सर ये सुनिएगा स्वाति साहब ने जो बात की है गंडापुर साहब के हवाले से। फसद के अंदर खान से मिलकर कई को मैं फारग कराऊंगा, इसलिए कि ये क़यादत हमें नहीं चाहिए। मानसरा के अंदर सबसे बड़ी करप्शन हो रही है। मैंने अली अमीन को कहा कि डीसी मानसरा करप्शन नहीं कर रहा,
अवामी नुमाइंदे और उनके कारिंदे कर रहे हैं। जो भी मुल्क के अंदर के पीके के अंदर इमरान खान को धोखा दे रहा है, बुशरा बीबी को धोखा दे रहा है, अल्लाह उनकी नस्लों को तबाह करे। जी फिरदौस साहब, ओवर टू यू। बड़ा सख्त बयान है आजम स्वाति साहब का। उन्होंने कहा इमरान खान और बुशरा बीबी को जो धोखा दे रहा है अल्लाह उनकी नस्लों को तबाह करे। हमें ये क़यादत नहीं चाहिए गंडापुर साहब वाली, करप्शन से जो आलूद है। देखिए, पहली चीज तो ये है, मैं हमेशा चीज़ों को दूसरे तरीके से देखता हूँ। आप फिजिकल प्रोग्रेस देखिए, करप्शन को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। करप्शन हैज ऑलवेज बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ पीटीआई पॉलिसीज, देयरफॉर वी आर टोटली एंटी करप्शन। और हम किसी सूरत में किसी आदमी की भी करप्शन नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, अली अमीन गंडापुर साहब हो या कोई और हो। और उसके साथ साथ आजम स्वाति साहब एक सीनियर लीडर हैं, उन्हीं ने अगर ये बात कह रहे हैं तो उनको फिर ये बात साबित भी करनी पड़ेगी। जब तक नहीं होता, इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को 2 जिम्मेदारियां थी, हमने उनकी जिम्मेदारियां कम की हैं पार्टी की, उनसे लेके क्या कि वो और ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके गवर्नेंस के ऊपर और बेहतर गवर्नेंस से। तो आपको लगता है सर ये बयान स्वाति साहब को नहीं देना चाहिए था अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है? मतलब आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सबसे पहले ये इश्यूज विद इन द पार्टी रेस करता, रादर देन गिविंग अ पब्लिक स्टेटमेंट। आई सी, ठीक है ना जी। लेकिन हमारे यहाँ भी आप सोचिए, आजम स्वाति साहब बुजुर्ग आदमी है, उनके साथ जो कुछ किया गया है कैद के अंदर, उससे पहले वो निहायत ही मेरे ख्याल से किसी और इंसान के साथ वो बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं कि वो अभी भी इस उम्र में और इन सारी सोबतों के बावजूद मैदान में अमल में खड़े हों। इसलिए आज से वो हमारे सबके हीरो हैं और मैं भी उनको सलाम करता हूँ जिस तरह वो खड़े रहे। जहाँ तक माशी तरक्की की बात कर रहे हैं तो इस वक्त मुझे तो नहीं, ये कहाँ से माशी तरक्की है? जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, 0.9 है ना सर, नेगेटिव नहीं है, शायद 0.9 समथिंग है। नहीं जी, नेगेटिव है। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.32 है और एग्रीकल्चर -0.32 है। सर्विस सेक्टर की बुनियाद के ऊपर अगर आप करते हैं तो दूसरी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फिगर मैं स्टेट बैंक की कोट कर रहा हूँ कि the contraction industry is posting a contraction of -1.03%। जहाँ तक माशी तरक्की की बात कर रहे हैं तो इस वक्त मुझे तो नहीं, ये कहाँ से माशी तरक्की है? जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, 0.9 है ना सर, नेगेटिव नहीं है, शायद 0.9 समथिंग है। नहीं जी, नेगेटिव है। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.32 है और एग्रीकल्चर -0.32 है। सर्विस सेक्टर की बुनियाद के ऊपर अगर आप करते हैं तो दूसरी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फिगर मैं स्टेट बैंक की कोट कर रहा हूँ कि the contraction industry is posting a contraction of -1.03%। ये जो सूरत हाल है ये कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ जितने लोग सतह गुर्बत के नीचे चले गए हैं वो भी बड़े परेशान कुन बात होनी चाहिए। इससे कि ये सूरत हाल पाकिस्तान में जितने लोग सतह गुर्बत के नीचे हो गए वो 14% इजाफा हुआ है पीडीएम के दौर में। और अगर आप वैसे देखें तो इन्वेस्टमेंट, जीडीपी टू ग्रोथ रेट का इन्वेस्टमेंट फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमी शुड नॉट बी एवर लेस देन 20% से कम कभी नहीं होना चाहिए। इस वक्त पिछले साल की जो सतह है वो 8.7% है। इन्फ्लेशन कम हुई है, कम होना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ इन्फ्लेशन क्यों कम हुई है उसकी वजूहात को भी एज एन इकोनॉमिस्ट देखना जरूरी है। इससे कि इसके मतलब ये है कि इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ रही है, ग्रोथ नहीं आ रही। इसके माने ये है कि लोग इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर रहे और जिस मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही इसके मतलब ये है कि वहाँ के मुस्तकबिल के हालात बहुत जल्दी बेहतर नहीं होने पड़े। फिरदौस साहब एक बहुत अहम बात साथ ही फरमा दें ताकि मैं निहाल साहब की तरफ ये आपके तमाम मामलात आगे ले जाऊं, उनसे जवाब इसका तलब करूं, बट आप ये फरमा दें कि आप करेंगे क्या, आपकी हिकमत अमली क्या है? क्योंकि एक साल जहां मुकम्मल हुआ आप लोग अपोजिशन इत्तेहाद भी नहीं बना पाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी आप लोग एक्टिवेट नहीं कर पाए
और ये जो इस तरह की आवाज़ें हैं, जैसे आज़म स्वाति साहब की मैंने आपको जो बात सुनाई है, इस तरह की मुतअद्दिद आवाज़ें हैं जो कि ऐसा एक तासुर देती हैं कि आपके अपने पार्टी के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि डबल तरह से वो काम कर रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में। तो क्या यही वजह है कि आप लोग एक अभी तक कोई मजबूत मुस्तहकम अपोजिशन इत्तेहाद नहीं बना पाए, आपके साथ इतनी सारी पार्टियां हैं उसके बावजूद? देखिए, मुझे नहीं समझ पड़ती कि आप कौन सा पैमाना इस्तेमाल कर रही हैं। मेरे पास एक पैमाना है, मेरे पास पैमाना जो है पार्टी की पॉपुलैरिटी और पार्टी की लीडरशिप की पॉपुलैरिटी है। डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 3 साल से ज्यादा हो गए कि एक मैसिव प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज के से खिलाफ ये कर दिया, पाकिस्तान ने हुर्मत का कोई ख्याल नहीं रखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया है। उसके बावजूद फरवरी को पिछले साल जिस तरह लोगों ने निकल के इलेक्शन किया और डिस्पाइट देयर मैनिपुलेशन ऑफ द रिजल्ट और फॉर्म 47 के, अभी भी पाकिस्तान की इस वक्त भी जो असेंबली में बैठी हुई जमातें उसमें लार्जेस्ट पार्टी थी। उसके साथ साथ कौन कौन से हथकंडे और इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वो मेजॉरिटी नहीं रखी जाए, वो भी उनका भी अगर मैं जिक्र करता चला जाऊं, रिजर्व सीट्स के मामले में, सेनेट की सीटें ना देने के मामले में, जिस तरीके से इन्हीं ने आईनी तरमीम बिल किया है, लोगों के हाथ और लोगों को अगवा कर करके जो इन्हीं ने काम किया है, तो ये पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। और वही सर, मेरा तो आपसे अर्ज ही यही था कि इसके ऊपर हिकमत अमली क्या है, ये फरमा देना, क्योंकि जो आप लोग अपने अपने हवाले से ग्रीवेंसेस बताते हैं उनकी तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है। आप करेंगे क्या? इज देयर अ न्यू प्लान? से तो सिर्फ एक ही रास्ता रह गया जी, वो ये है कि मौसम सही होते ही हम इंशाल्लाह दोबारा सड़कों पे होंगे और फिर देखते हैं या हम या तुम। ओह, ये बहुत बड़ा ऐलान है सर, कमिंग फ्रॉम अ स्टॉलवर्ट ऑफ द पीटीआई लाइक यू, कि आपने कहा या हम या तुम। अब इस नहज पे बात है और मौसम सही होते ही सड़कों पर होंगे। इस्लामाबाद की सड़कों पे ना, कहीं भी हो, मैदान में हो सकते हैं। हमने सिर्फ एक चीज साबित करनी है, पाकिस्तान हमारे साथ है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा बहुत अहम बयान है। आई थिंक इट्स अ बिग स्टेटमेंट, क्योंकि इतना बरमला बयान शायद आपकी, आप माशाल्लाह अपनी पार्टी के बहुत निडर लीडर हैं। एक ऐसी लंबी सड़क पे जमा हो, फ्रॉम नोवेयर टू नोवेयर, बीच M2 की मोटरवे पे जाके कह के सब लोगों को वहां जमा होना है, जहां कोई डी चौक से ऊपर की बिल्डिंगें नहीं हो, जहां से टेयर गैस फेंक सके, स्नाइपर फायरिंग कर सके। अब अगर इन्हें कुछ करना पड़ेगा तो या तो जहाजों से बमबारी करनी पड़ेगी या गोला बारूद करना पड़ेगा तोपों से। अवाम का इतना बड़ा हजूम इंशाल्लाह जमा करेंगे कि सारी दुनिया देखती रहेगी। बताएं निहाल साहब, अभी इस पे मैं ब्रेक पे मैंने जाना है, फिर निहाल साहब हमसे हम विदा लेंगे, बट ये इसी तरह फिरदौस साहब विल बी विद अस। फिरदौस साहब हमारे साथ ही रहेंगे। निहाल साहब, आप इस पे जरा फरमा दें जाते जाते कि ये बहुत अहम ऐलान है। इतना बड़ा आवाम का समंदर आएगा कि या तो आप हेलीकॉप्टर से कोई उनके ऊपर कुछ करेंगे उनको डिस्पर्स करने के लिए, तो ही वो डिस्पर्स हो सकेंगे, वरना पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। या हम या तुम। इंशाल्लाह जरूर आवाम आएगी, और वो आवाम आएगी कहने के लिए शुक्रिया नवाज शरीफ, शुक्रिया शहबाज शरीफ, शुक्रिया मरियम नवाज, जो आपने नवाज को अमन की तरफ लाया, रोजगार की तरफ लाया। और मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ हमारे भाई फिरदौस का और आजम सवाती साहब का, कि आजम सवाती साहब ने कहा कि केपी में करप्शन बहुत है। अब केपी में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है। वजीर आला किसने लगाया? इमरान खान साहब ने लगाया। तो ये अगर पीटीआई की हुकूमत है और उनका वजीर आला करप्शन कर रहा है, तो कौन कर रहा है? अंडर हुईज नोज। और ये बात फिरदौस भाई ने भी एडमिट कर लिया कि केपी में बहुत ज्यादा करप्शन है। और हम भी कहते हैं कि ये घर से ये गवाही आ रही है, ये गवाही तो घर से आ रही है कि केपी में बहुत ज्यादा करप्शन है। तो अवाम निकलेगी हमें शुक्रिया कहने के लिए कि केपी में बहुत समुंदर वो है। और देखिए, इनको हक है कि चाहें तो अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, जो आइन और कानून के तहत जमहूरी दायरे में रह के कराना चाहते हैं जरूर कराएं। हमें अच्छा लगेगा, हमारे कोई गलती कोताही हो बता दें। और देखिए, 3.5 साल में इन्होंने सिर्फ गोगी और 190 मिलियन के करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं किया। हमने तो आप देखिए साल भर के अंदर हमने बता दिया। ये बता सकते हैं कि इनके दौर में जीडीपी क्या था,
हमारे दौर में हम कह सकते हैं जीडीपी 5.8 पे था। ये नहीं बता सकते हैं, हम बता सकते हैं। अच्छा क्या इन्होंने बता दिया कि इन्फ्लेशन के बारे में बात की, तो शुक्र है इन्होंने ये तो एडमिट कर लिया कि हमारी अब इस्तेहकाम आ रहा है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है। और अगर ये कह रहे हैं कि लोग इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे इन्फ्लेशन के बाद, तो उसकी वजूहत ये है जब इन्होंने यहाँ पे दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया, जब यहाँ पे इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया, जब यहाँ पे इन्होंने मीडिया पे कदगन लगाया, जब यहाँ पे अपनी मर्जी के इंस्टॉल किया गया हर इदारे में लोगों को, जब यहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट के आना अपनी तौहीन समझा, जब यहाँ पे उन्होंने तमाम अच्छा आप फरमा रहे हैं कि ये वजूहात हैं, ये असल असबाब है इन्वेस्टमेंट ना आने के। उनका वजह था। आज यहाँ पे बाहर के दोस्त मुल्क आ रहे हैं, आज यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आज यहाँ पे इस्तेहकाम आ रहा है। इनके दौर में क्या था? ये अपने दौर की बात बताएं। चलिए अपने दौर की बात बताएं, पूछते हैं अभी अपने दौर का भी तकाबली जायजा, और होना वैसे ऐसे ही चाहिए था। साल के इख्तिताम में तकाबली जायजा कि केपी वर्सेस पंजाब किसकी कारकर्दगी बेहतर रही, इस पे भी बात खैर करेंगे। हम ही कर लेते हैं, अगर कोई और नहीं करना तो आफ्टर अ ब्रेक। निहाल साहब का बहुत शुक्रिया। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बहुत एक अलल ऐलान बात फरमाई, स्टेटमेंट है बहुत बड़ी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है वैसे, कि फिरदौस साहब ने कहा कि अब हम या तुम का मामला आ गया है और अब एहतजाज उस लेवल का होगा कि या हम रहेंगे या आप रहेंगे, ये वाली बात। और अगली हिकमत अमली लाए अमल उन्होंने यही बताया अगले साल के लिए। मीनवाइल इसमें ये बात और शामिल कर लेते हैं कि अब मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खासे एक्टिव नज़र आते हैं, जो कि उस तरह से एक्टिवेटेड नहीं थे गुज़िश्ता एक साल तक। अब वो खासे ऑन द फोर फ्रंट आकर अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं और पार्टी पॉलिसी जो है वो स्टेयर कर रहे हैं। इससे क्या तब्दीली आएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब हमें कैसर शेख साहब ज्वाइन करते हैं नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स और स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। वेरी वार्म वेलकम सर आपको, अपनी पार्टी के बहुत माशाल्लाह स्टॉलवर्ट। और हसन मुर्तज़ा साहब नाज़रीन, ऑल्सो स्टॉलवर्ट ऑफ हिज पार्टी पीपल्स पार्टी की बहुत बुलंदोबांग आवाज़ हमें ज्वाइन करते हैं विद ऑल द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम हिज पार्टी। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। और फिरदौस साहब, आप ब्रीफली अगर कोई बात करना चाहें प्लीज़ आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। इसका अगर आप कोई जवाब कोई देना चाहें बिल्कुल प्लीज़। ये जो आपके दौर की जो ग्रोथ रेट है, अभी निहाल साहब आपको कई मामलात पे चैलेंज करके गए ब्रेक से पहले, और अभी मियाँ साहब भी अब चूंकि चीज़ों को बड़े फोर फ्रंट पे देख रहे हैं, तो वो PMLN की तो तरफ से ये बात आ रही है कि अब तो हम और बेहतर करेंगे, हमारी कारकर्दगी जो पहले एक साल में थी उससे कई बेहतर होगी अगले आने वाले साल में। जी देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि निहाल साहब, मैं तो जितना झूठ बोल सकते हैं बोल रहे होंगे शायद, जैसे कि झूठ बोले काले कब्बे से डरियो वाली बात याद आ जाती है। अच्छा। इसलिए कि आप देखिए कि 38% इन्फ्लेशन किसके दौर में हुई? शहबाज शरीफ साहब के दौर में PDM-1 38% से ये, और जो कुछ भी होना था IMF के प्रोग्राम के तहत, हर IMF 14 IMF के प्रोग्रामों पे पाकिस्तान में अमल हुआ है। 25 प्रोग्राम टोटल रहे। हर प्रोग्राम के बाद की तारीख देख लीजिए, साइकिल यही रिपीट होता है। PTI के मुसलसल 2 अदवार 6% की ग्रोथ के थे जब PTI की हुकूमत खत्म की गई। PTI का टोटल पीरियड जो है हुकूमत के अंदर वो 3 साल से भी कम है, और जिसके अंदर कोविड भी आया, जिसके अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हुआ इंडिया की तरफ से। और ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान बनाया। और PTI ये जो कायदे है जी, PMLN की बात कर अच्छा रहा हूं। PMLN जी, ऑल राइट। हाँ, PML पाकिस्तान मुस्लिम PML लीग की बेसिकली, नॉट N। हाँ ठीक है जी, PML और PMLN भी जो है वो पोस्ट जुनेजो पीरियड के बाद से तो यही चल रहा है, दुरुस्त, खानदानी हुकूमत चल रही है और उसी सियासत चल रही है। उसको भी आज जो है, अगर उस पीरियड को भी आप ले ले तो उसको भी 40 साल हो रहे हैं। 40 साल की में से 3 साल PTI के हटा दीजिए, बाकी तो वो मेरी बारी तेरी बारी खेल रहे थे। और उसके अंदर पाकिस्तान का जहां हम खड़े हुए हैं मिनहसुल कौम, उसका इल्जाम PTI पे आना चाहिए या दूसरी जमातों पे आना चाहिए, या हर जी शऊर पाकिस्तानी को नजर आता है। बुनियादी तौर पे तमाम पाकिस्तानी इस वक्त अगर आप राय अम्मा लेंगे तो वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं
कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पीछे एक कुव्वत है जो जमहूरियत को पनपने नहीं देती। हर इलेक्शन के अंदर यही शिकायत होती है कि मैंने आपके टाइम में भी आप कह रहे हैं 13 में भी यही लोग थे। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख के अंदर कम ज्यादा कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसी को शिकायत ना हो, जिसको इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कहते हैं दिस इलेक्शन वाज फ्री ऑफ इरेगुलरिटी। हाँ। कम और 18 में भी आप कहते हैं यही लोग थे, और ये भी आप 18 के इलेक्शन को शामिल करके। कम देखिए उसके अंदर हमें शिकायत नहीं है, हाँ, लेकिन दूसरों को तो है। ये दो जमातें जो हैं बगैर सबूत के कहती जरूर है। हमने तो फॉर्म 47 भी दिए, हमने तो 5 सीटें। I'll take this across, मैं आगे ले जाती हूँ यही वाली बात। कैसर साहब, आप ओवर टू यू सर। अभी आपने सुना, वो कहते हैं हमारे अभी 18 में आप लोगों को जो शिकायतें थी इलेक्शन पे, उनके कोई सबूत नहीं थे, फिरदौस साहब ने फरमाया, जबकि इन्होंने फॉर्म 47 फॉर्म 45 ये पूरा इन्होंने एक अपना बताया आपको कि यहाँ क्या तनाज़ा था। और फिर जो आप भी चूंकि बहुत लर्नेड हैं मईशत पे और तमाम तरह स्टैट्स पे, और माशाल्लाह यू आर अ सिटिंग मिनिस्टर, आपकी चीज़ों को बड़ा एक टॉप टीयर्स में देख रहे हैं इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। वो फिरदौस साहब भी जो बड़े लर्नेड है मईशत पे, वो ये कहते हैं उनके तकाबली जायजे में उनके जो मईशत के तमाम फिगर्स थे आपके टाइम से कई बेहतर थे। ये बात क्या सच नहीं है कि 0.9 समथिंग अभी जीडीपी ग्रोथ है? उनके टाइम से जब आपने इनहेरिट की थी उनकी जीडीपी ग्रोथ भी वो कहते हैं बेहतर थी। और अब अभी आजकल जो आप इन्फ्लेशन कम होने का भी दावा कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन आपने दरअसल PDM 1 दौर से कम की है, वो भी तो आप ही के दौर में बढ़ी थी। ये फिरदौस साहब की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरदौस साहब क्योंकि मेरे बड़े मोहतरम हैं, हम एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। देखिए बात ये है कि ये हकीकतें हैं पाकिस्तान की जो सामने आ रही हैं। जो महंगाई की बात करें, ये 28% थी एक साल पहले और आज 2% है। ये दुरुस्त कह रहे हैं कि महंगाई जो कीमतें थीं वो कम नहीं हुई, कीमतों की बढ़ने की रफ्तार 2% है, फर्दर बढ़ रही हैं। पहले 28% बढ़ रही थी, अब 2% से बढ़ रही हैं। कीमतें कोई भी नहीं कह रहा, और ये इकनॉमिक के फैक्ट्स हैं। और पाकिस्तान में कीमतें कभी भी कम तो हुई नहीं है पाकिस्तान जब से बना है। तो इसलिए तो ये एवरेज हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है 12% रहा है हर साल से साल 11-12% इन्फ्लेशन रहा है। तो अभी बहुत बड़ी बात है कि 22% जो बढ़ रही थी कीमतें बढ़ना बंद हो गई, और अभी 2-3% बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी 0% तो कभी पाकिस्तान की तारीख में ही नहीं हुई, आज तक नहीं हुई 77 साल में। तो जब जो प्राइसेस आ जाती है, देखिए ये मैं कोई इनसे कोई नहीं करता कि इनको भी फैक्चुअल पोजीशन पता है, मुझे भी पता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके दौर में जो 6% तरक्की हुई ना आखिर में, उससे एक साल पहले 0% हुई थी। तो उसी के मुकाबले में आगे 6% हुई। 2 साल की एवरेज ले लेना, मैं देखिए फिगर, हाँ 2 साल नहीं, 1 साल 0 रही ना, उससे पहले साल 2-3% थी। एवरेज जो तरक्की इनके सारे 3.5 साल की एवरेज में एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, लगभग 3% की हुई ग्रोथ। अभी इस साल हमारे यहाँ हमने टारगेट रखा था 3.2, लेकिन 3% की ग्रोथ हुई है। ग्रोथ बड़ा ज़रूरी है। 2% तो हमारी आबादी बढ़ रही है। और इलेक्शन की भी जो इन्होंने बात की, ये भी फैक्चुअल पोजीशन है कि 70 के बाद सारे इलेक्शन कोई ना कोई मुतनाज़ा उसमें रहे। और एक्चुअल मैंने सब इलेक्शन 93 से 7 इलेक्शन मैंने खुद कंटेस्ट किए। यकीन जानिए कि इलेक्शनों में बहुत ही जो होने चाहिए थे नताइज, जो कि फेयरनेस होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ नज़र नहीं आती। मैं खुद गवाह हूँ उन इलेक्शनों का। और जब तक हमारे इलेक्शन क्लियर नहीं होंगे तो सर 24 पे भी आपको लगता है, इन ऑल फेयरनेस सर, कैसर साहब, आपको लगता है 24 पे भी जो ये लोग अब तनाज़ा उठाते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो वजन है? उसके रिड्रेसल के लिए क्या किया है आपकी जमात ने? यू हैव कम इनटू पावर ऑन द सेम इलेक्शन बेसिस। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल उसमें है, वजन है। लेकिन मैं आपको अपनी फैसलाबाद डिवीजन की तरफ ले जाता हूं, जहां से मैं इलेक्शन लड़ता हूं। 4 ज़िले, चिन्योट, जंग, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद। इनमें से 18 में से 15 सीटें PTI ने जीती हैं। 18 में से, अगर ये सेंट्रल पंजाब की सीट है और हमेशा फैसलाबाद डिवीजन में मुस्लिम लीग जीतती है, लेकिन इस बार 18 में से 15 सीटें इन्होंने जीती हैं। अगर इतनी इलेक्शनों में धांधली होती तो ये सीटें तो हमारे पास कैसे आज बैठे हैं, उनके MNA वहाँ बैठे अपने डिवीजन के बारे में आपने बड़ा एक अहम, आप देखिए ना। और आज मैं वहीं था, मैंने पूरा इलेक्शन ऑब्जर्व किए वहाँ पे इलाकों से। ये सर 45-47 का कोई वहाँ मसला नहीं था।
अब वहाँ देखिए ना, वो तो जीत के असम्बली में बैठे हैं, 18 में से 15 बंदे, 3 सीटों में से 1 सीट मेरी है, 1 सीट टोबर टेक सिंह की है, 1 सीट बताएं जी हसन साहब, आप भी चूंकि आप भी सेम डिवीजन से ही हैं, बल्कि मैं अगर आप हाँ मेरे साथ मेरे हल्के के हैं, आपके हल्के के हैं ना, इसीलिए उनका क्या यही व्यू है। फिरदौस साहब का इसमें क्या कहते हैं वो इख्तिलाफी नोट आ गया है। मैं बात एक क्लियर एक जुमला क्लैरिटी आ जाए कैसर साहब एक आध जुमला करके मैं बात को खत्म कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अभी ये यौम स्याह कह रहे हैं, देखिए ये अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, ये अपने ये बार बार एहतजाज करके ना कमजोर कर रहे हैं अपने आप को। ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये अपनी पॉपुलैरिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए इस वक्त मुल्क में मिलजुल के, देखिए बैठ के डायलॉग से ही मसले हल होंगे ना, बैठ जाए जो बात है एक दूसरे नहीं सर, मैं तो कैसर साहब बल्कि आपकी तरफ दोबारा लाती हूँ वाला मामला। हसन साहब काफी देर से अपना वेट कर रहे हैं, मैं उनकी तरफ ले जाऊँ ये मामला। वो तो कह रहे हैं कि अब तो हम या तुम पे मात आ गई है और अब तो इस नहज पे एहतजाज होगा। आपकी एडवाइस के बिल्कुल बरक्स ये जाहिर है, ये बहस का मौजू है बहुत अहम। आफ्टर अ ब्रेक जी, वेलकम बैक नाजरीन। हसन साहब, आप भी चूंकि सेम डिवीजन से हैं, आपका ज़ाहिर 7 का हल्का कैसर साहब, तो वो कहते हैं हमारे हल्के में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, पीटीआई बासानी जीती, पीएमएलएन की जो रिवायती शिकस्त है उसको भी उन्होंने हराया इस मरतबा, तो फिर किस बात का ब्लैक डे। और ये फरमाइएगा, अभी आप पीएमएलएन को और मरियम नवाज साहिबा को बिलखुसूस शाबाश देंगे, अभी बड़ी अजीब व शान तकरीब हुई है कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन कैसर साहब और मेरा हल्का एक ही है, वो नेशनल असेंबली में है, मैं इनकी एक सूबाई असेंबली में उम्मीदवार हूँ और काफ़ी अरसा से हम इकट्ठे लड़ते आ रहे हैं। देखें, ये उनका ख्याल है और शायद जीते हुओं का इसी तरह का ख्याल होता हो कि वहाँ पे बिल्कुल सब स्मूथ रहा है। जो हमारे साथ हुआ है वो तो हम जानते हैं, हार जीत तो शायद ना ही हम जीत पाते, लेकिन जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं उनको मानना तस्लीम करना चाहिए। ये तो कोई नहीं है कि 18 में अगर तहरीक इंसाफ जीती है तो तहरीक इंसाफ कहे जी 18 वाला सही था, 24 में पीएमएलएन जीती है तो वो कहे जी कि वहां से 15 सीटें जो है वो पीटीआई ने जीत ली। भाई हो सकता है ये बाकी 3 सीटें भी पीटीआई जीत लेती। ये तो कोई पैमाना या म्यार नहीं है कि वहां पे जी ज्यादा वो जीत गए लिहाजा धांधली नहीं हुई। अपनी सतह पे इंतहाई धांधली ज्यादा इलेक्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो फैसलाबाद हो, टोबा हो, चिन्योट हो, जंग हो, हर जगह पे हुई है और सबूत मौजूद है उसमें। ये खैर इन चीजों की जरूरत नहीं है। गुजारिश ये है कि अभी शमीम नकवी साहब ने बड़े मोहतरम है, उन्होंने फरमाया जी कि कभी तुम कभी हम वाली वो जो कहते हैं बारियां बनाई हुई थी और 40 साल इन्होंने इक़्तिदार किया और हमारा तो 3 से भी कम है। पहली चीज तो ये है कि यही बात गलत है कि वो 3 से कम है, वो कोई 3.25 साढ़े 3 साल 3.25 साल बनते हैं इनके इक़्तिदार को। और उस इक़्तिदार में बताने का तो ये है कि इन्होंने क्या किया, क्या दिया, क्या कोई हेल्थ सेक्टर में कोई बेहतरी आ गई, कोई एजुकेशन में बेहतरी आ गई, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लिया, कोई वो 1 करोड़ नौकरी जो देनी थी वो दे ली, वो 50 लाख घर दे लिए। चलो अगर इन्हें 6 महीने साल कम मिला है तो वो उतनी कम कर लें, 1 करोड़ नौकरी में से नौकरियां दें तो सही ना। अच्छा, 1 करोड़ तो से 50 लाख तो दे देते, वो भी नहीं है। हाँ जी, अब देखें ये सारी चीजें जो है ना वो लोगों को गुमराह करने की हैं। आज बैठे हैं, अगर इन्होंने ये बात शुरू की है बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। बताएं ना लोगों को कि 40 साल अगर इन्होंने हुकूमत की है, दूसरे लोगों ने इनके अलावा जो पार्टीज थी, वो चाहे पीएमएलएन हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, और उसमें फौजी भी हैं, वो मार्शल लॉ के अदवार निकाले, हमारे अदवार उनमें जरूर डिस्कस करें और बताएं कि पीपल्स पार्टी ने अपने उस इक्तदार में इस मुल्क को क्या क्या दिया है। बताएं उनको कि ये एटम बॉम्ब जो है ये पीपल्स पार्टी ने दिया है। आज बड़ा दिल करे ना
हम भी बताएंगे जो चीजें इन्होंने दी हैं। मैं यकीनन मतलब आप पीएमएलएन को कह रहे हैं कि पीएमएलएन ये तस्लीम करे कि एटम बॉम्ब जो है वो पीपल्स पार्टी ने दिया है, फिर आप भी बताएंगे कि पीएमएलएन ने क्या दिया? आप किसको आप मुखातिब कर रहे हैं इसमें? नहीं, मैं पीएमएलएन को भी कर रहा हूँ। पीएमएलएन मेरी कोई अल्लाह ना करे कोई इस किस्म का तो नहीं है, हमारा एहतराम ही है एक दूसरे का। बाकी पीएमएलएन से हम पॉलिटिकली तो जुदा हैं। कहाँ जुदा है सर? आप अभी उनके इत्तेहादी हैं और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स आपके पास हैं। इत्तेहादी नहीं है, हम हिमायती हैं। हम हिमायती हैं। हाँ। हम एक अच्छा हिमायती, हाँ इत्तेहादी नहीं हिमायती। हिमायत कर रहे हैं, हम इत्तेहादी के हैं। हम तो हिमायत के लायक कुछ होगा ना सर, इसीलिए तो कर रहे हैं। आप अभी यौम तामीर और तरक्की नहीं मना रहे। गुजारिश ये है कि कैसर साहब बैठे हैं, अगर तो हम इत्तेहादी हैं तो क्या हमें भी कोई वाइब्स आती हैं कि हम इत्तेहादी हैं? क्या वहां पर जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें इत्तेहादियों को कुछ मिल रहा है? क्या कैसर साहब मेरे एमएनए भी हैं, बड़े भाई हैं, बहुत काबिल एहतराम है, इनसे पूछें क्या हमें वो डेवलपमेंट मिल रही है? हम टैक्स पेयर नहीं है, हम इनके इत्तेहादी नहीं है, वो बात नहीं है। मैं तो वो नकवी साहब की बात पे ये रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि जरूर बताना चाहिए। बताएं ना कौम को कि पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को एटम बॉम्ब दिया, पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को इदारे बनाकर दिए, पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में आईडी कार्ड दिया। सही हो गया, मतलब आपका ये जो तकाजा था ये नकवी साहब से आपने किया कि बताएं भाई जो हकीकत है वो बताएं। हाँ। सिर्फ ये कहते रहना जी कि हमें हमारे 3 साल हैं, हमारे पौने 3 साल हैं, हमने ये तो बात ना हुई। भाई आप अपना बताएं आपने क्या किया है। आप नहीं बताते तो हम बताएंगे। हमारा आप बताएं ना कि ये चीजें इन्होंने दी। तो इस तरह तो हम कौम को गुमराह कर रहे हैं। कौम को हम रोज की बुनियाद पे टॉक शोज में बैठ के उनको झूठ पहुंचा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर इंतशार बढ़ रहा है, इस मुल्क के अंदर नफरतें बढ़ रही हैं। आज अगर ये बात करते हैं कि या तुम रहोगे या हम रहेंगे, ये स्लोगन, ये नारा भी गलत है। मैं कहता हूँ ये सबका पाकिस्तान है। ये जितना मेरा है उससे ज्यादा बढ़ के नकवी साहब का होगा। उनकी कुर्बानियां शायद ज्यादा हो, उनकी जदोजहद शायद ज्यादा हो। उनका भी पाकिस्तान है, मेरा भी पाकिस्तान है, मैंने भी इधर रहना है, शेख कैसर अहमद शेख साहब ने भी इधर रहना है। सही बात, क्यों सही हम बात। इस हद तक नफरत करते हैं? बताएं फिरदौस साहब, ये बड़ी एक अहम ऑब्जर्वेशन है, आप क्या कर रहे हैं? ये इंतशारी आप एक और आपने नारा दे दिया, हम या तुम वाला। निकालें, ये हमें सियासी जद्दोजहद की बुनियाद पे निकालें। हमें ये कह के ना निकालें कि हेलीकॉप्टर से बॉम्ब पड़ेगा। हाँ, हेलीकॉप्टर से बॉम्ब पड़ेगा। क्या वो हमारे बहन भाई नहीं है? तहरीके इंसाफ क्या हमारे बच्चे नहीं है? आदत हो तो जवाब दूं। फिरदौस साहब, और साथ ये भी बताएं भी कैसर साहब ने भी आपको अच्छी तजवीज दी है, आप अपने पाँव पे सिर्फ कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, वो कहते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो जुल्म और सितम पंजाब में हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन हुए थे, ये दोनों हजरात बैठे हुए, क्या पीटीआई को वही लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी जो पीएमएलएन को और पीपीपी को मिली थी? हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड की बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई एक जलसा भी करने की इजाजत दी गई? जहां तक बात करते हैं, मेरी पीएमएलएन को, मैंने पीएमएल को, पीएमएल कन्वेंशन मैंने नहीं बनाया था जिसने अयूब खान को सपोर्ट किया था। मैंने पीएमएल जे बना के जियाउल हक के दौर को नहीं सपोर्ट किया था। मैं पीएमएलएन जो है उसने हर दौर में मिलिट्री डिक्टेटर्स को अपना कंधा दिया है। अब मेरे दोस्त जुल्फिकार अली भुट्टो की बात करते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की कहीं बहुत अजीम बातें हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के दामन पे जो दाग है वो शायद छूटे नहीं। पाकिस्तान को 2 लाख का, जहां तुम वहां हम का नारा हमने नहीं दिया था। उनके बेटों ने जिस किस्म की रिवायतें डाली थी अपने वालिद के सूली पे चढ़ा देने के बाद, जुल्फिकार, वो मेरे ख्याल से वो भी कोई अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान की मईशत नेशनलाइजेशन की वजह से इतनी तबाह हुई कि उनकी बेटी को वो सारी पॉलिसीज वापस लेनी पड़ी और सब कुछ डीनेशनलाइज करना पड़ा। पाकिस्तान उसके बाद वक्त का भी एक इशू है, तो मैं आई टेक दिस अक्रॉस ताकि हर कोई इसके ऊपर अपना जवाब फरमा दे। आपने बड़ी
जामे बात की है फिरदौस साहब, आपने कम ड्यूरेशन में आपने तमाम के ऊपर आपने कुछ बहुत अहम पॉइंट्स उठा दिए। मैं अर्ज करूंगा एक छोटी सी एक लाइन। जी जी जरूर, प्लीज हुक्म। देखिए ये जो नकवी साहब ने 2 लाख की बात की, ये इल्जाम है और इस पे बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ होनी चाहिए। ये लोगों को पता चलना चाहिए कि वो सरेंडर करने वाला न्याजी जो था, उस न्याजी की इस न्याजी से रिश्तेदारी क्या थी। सिर्फ नाम तक महदूद है या वाकईतन कोई रिश्तेदारी थी हसन साहब? इफ यू नो ऑफ एनीथिंग, आर यू इफ यू आर प्रिवी टू एनी इंफॉर्मेशन? मैं सारा कुछ जानता हूँ जी, और ये कोई टाइम रखें जिसपे ये जरूर बात हो कि वो न्याजी कौन था और ये न्याजी कौन है। बहुत दिलचस्प बात है। बहरहाल हमारी उसको 2 लाख किया था और उसी के एजेंडे को फॉलो करते हुए ये न्याजी जो है आज फलस्तीन के दर पे भी है, आज पाकिस्तान से कश्मीर को भी बेच चुका है। ये सारी चीजें होनी चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बैठ के और एक अच्छे माहौल में ये बात हो और वो नकवी साहब अच्छे माहौल में हो और कोई एजिटेट ना हो, सिर्फ फैक्ट्स पे बात हो। बिल्कुल बात सही है आपकी, ये तकाजा गलत नहीं है कैसर साहब। आज तो शायद इतना टाइम हो, ये काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस होना जरूरी है। जी बिल्कुल, बिलाशुबा। कैसर साहब आप फरमाइएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में जो सवाल एक बहुत बड़ा एक उठाया है उन्होंने फिरदौस साहब ने, बल्ले का निशान ना होना, जलसों की इजाजत ना होना, क़यादत का जेल में होना। जी देखिए ना, जो वो कहते हैं उनको वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना मिली जो आपको मिली। चलो अब मैं कहता हूँ ये जो कुछ हो चुका ना, अब आज अगर उसी बातों को ही हम तकरार करते रहेंगे तो रिजल्ट क्या। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि मुल्क के मफाद में हम सब पार्टी, हम पाकिस्तानी हैं, अपनी अपनी जगह पे सबको मुल्क अजीज़ है। अब तो किसी जगह डायलॉग से देखिए वर्ल्ड वार सेकंड हो गई, करोड़ों बंदे उसमें कत्ल हो गए, फिर भी टेबल पे बैठे ना। ये तो मामूली बातें हैं जो हम आपस में कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं कर सके। मिसाल है। अब हम एक दूसरे पे बाएं कि ये आपके वक्त में ये हुआ, आपके वक्त, उसको छोड़ के हम आइंदा का सोचें। हमारे मुल्क में जो पोटेंशियल है सब मिल के कुर्बानियाँ दी और बड़ाए मेहरबानी डायलॉग से मसाइल का हल निकालें। कोई और तरीका नहीं निकल सका आज तक। यही एक तरीका है कि टेबल पे बैठे। और तो सर मैं अगर अर्ज कर पाऊं, कैसर साहब सिर्फ इतनी बात फरमा दे, हसन साहब ने जो एक बड़ी अहम शिकायत की, तो मैं गुजारिश करूंगा, वो कहते हैं आपकी जो डेवलपमेंट है एटलीस्ट पंजाब स्पेसिफिक ही सही, आपकी डिवीजन तक सही, वो कहते हैं उसमें पीपल्स पार्टी कोई इंक्लूसिव नहीं है। आपकी इतनी अहम हिमायती, उन्होंने कहा इत्तेहादी अगर होते तो वो इंक्लूसिव होते ना। सीसीआई का इजलास तक नहीं बुलाया जा रहा। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास मैरीटाइम अफेयर्स है। मैं इनके चीफ मिनिस्टर यहाँ पीपल पार्टी के हैं, उनसे रेगुलर टच में हूँ और रोज़ाना इनके आज इन हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन या आज हमने उनसे मीटिंग की सारे पीपल पार्टी के लोगों से। जी आगा रफ़ीउल्लाह थे और सारे, और तो मकसद सिर्फ कि हम तो राब्ते में हैं। बाकी देखिए ये इनके पास ओहदे हैं, मुल्क के आइनी ओहदे हैं, अगर कोई गलतियां हैं तो हम इनके साथ भी बैठने को हर वक्त उसको सॉर्ट आउट करने को तैयार है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमेशा यही कहते हैं और पीपल पार्टी ने बहुत सीसीआई नहीं बुलाना चाहिए कैसर साहब, आपको लगता है? सपोर्ट किया है। अगर आप सिर्फ एक इजलास बुला लें, गुजारिश करता हूं, व्हिच इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत मसले हल हो जाएंगे। बार बार इनसे कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, मिल के बैठे। इनको मैं जब स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन था, मैं गुजारिश कर रहा था भाई एजेंडा भी आप बना लें, बैठे तो सही। बैठना जो है बहुत ज़रूरी है हमेशा, जब तक गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। ये आप पीपल्स पार्टी को भी गोया कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, यही बात है ना कैसर साहब? वो तो है हमारे पीपल पार्टी और हमारी देखे ना अपनी जगह, ये कहते हैं हिमायती हैं ना हमारे हिमायती, हम भी इनके हिमायती हैं। हर जगह पे इनकी हिमायत करेंगे, हम मिल के मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते। इसके अलावा देखिए पीपल पार्टी ने हमारी सपोर्ट की है और पीडीएम की हुकूमत में यही कह रहे हैं सर, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें नाराज करना, ये तो फिर एक अजीब बात हुई ना कि सपोर्ट के बाद उनको नाराजगी और उनको उल्टा वायलेशन मिल रही है मुआहदों की और वादों की। हम
हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और हसन मुर्तज़ा से मैं ये कहता हूँ, इनका कोई डेवलपमेंट का चाहिए ना, मेरे हिस्से का ये बताएं, इनका इलाका और मेरा एक ही है ना। ओह हाउ नाइस हसन ये साहब, बताएं किस गांव में इनको डेवलपमेंट चाहिए। मैं अपना बड़ी पेशकश कर रहे हैं आपको कैसर साहब। इन्हीं का है, मुझे अपने एरिया बताएं, एरिया बता दें, आइडेंटिफाई करते हैं, कहते हैं इनके कहने पे डेवलपमेंट करेंगे। बहुत मैं करूंगा, मैं वादा करता हूँ आपके प्रोग्राम की बता, बहुत अहम प्रॉमिस किया है ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर। मोना, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जी जी, वक्त इतना ही है, आप प्लीज आखिर में फरमाएं। बिल्कुल, बड़े हम्बल, बड़े प्यार करने वाले आदमी हैं, भाई हैं, और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये ऑफर की कि मैं खुद जाके इसकी डेवलपमेंट देखूंगा और इसके करवा दूंगा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर वो इस प्रोग्राम से पहले भी तो मेरे साथ 8, 10, 12 साल, 15 साल से वो MNA है, अल्लाह ताला उन्हें मजीद इज्जत दे, पहले पूछ लेते तो मेरा ख्याल है ज्यादा खुशी होती मुझे। अब उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कहा है तो कोई हो नहीं, सकता है आपकी बैठक इसी प्रोग्राम के तवज्जुद से होनी हो गई हो, तो लेट्स सी, हम इस पे फॉलो अप रखेंगे कि आप दोनों की फिर ये हम आहंगी कहाँ पहुंची। चले, अच्छा है हम वसीला बन गए। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाज़रीन, आई विल हैव टू वाइंड अप, वक्त इतना ही था। अल्लाह हाफिज।